we are going to discuss 2 or 3 questions which is left in the last year paper 2019 ke paper mein. I guess the question was left, so I'm going to share the screen and we are going to discuss about it. Okay, so you all are able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, so in the last class we already discussed fundamental right and directive principles of state policy. What is the difference between both? You can make a chart of it, or either you can write about the fundamental first and then you can write about the directive principles. So I think I don't need to discuss about this question, but yes, question number 5th is already discussed, feature of Environment Protection Act. Even we did the रिविजन वर्क ऑफ दिस. सो आप एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है. Next question is, why are the internal factors of a business enterprise regarded as the controllable factor? So first of all, we all know that in business environment there are 2 types of factor, micro and macro. तो यहाँ पर macro environment जो है that is non-controllable and micro somehow it is controllable by the business, right? So internal factors जो हैं enterprise के वो controllable factor इसलिए हैं क्योंकि उनको हम control कर सकते हैं, उनको हम modify कर सकते हैं, उनमें हम changes ला सकते हैं, ठीक है. If we are unhappy with the supplier, we can change or we can move toward the other supplier, right? Even the change in the price of the change in the raw material price, that is going to affect the price of the overall product, that is true, but somehow we have option to change it. But if there is a changes which is made by the government, we cannot change it, right? So कहीं ना कहीं आपके जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उन सब चीजों को हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल जो फैक्टर्स है दैट इज कंट्रोलेबल, ठीक है. सो इफ यू ऑल वांट टू राइट अबाउट इट, आप लोग इसके ऊपर लिख सकते हो. इफ यू वांट टू राइट अबाउट इट, आप लोग लिख सकते हैं इसके ऊपर. और यहाँ पर आपका 7 कुछ फैक्टर्स है, अगर आप लोग इस पॉइंट को भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए. सम factors determining the internal environment of a business, factors determining the internal environment of a business. See, in this question you have, देखो ये जो question का sense है, उन्होंने क्या पूछा है आपसे कि इंटरनल फैक्टर कंट्रोलेबल फैक्टर क्यों है. तो इंटरनल फैक्टर कंट्रोलेबल इसलिए क्योंकि उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो इंटरनल फैक्टर्स हैं. तो क्वेश्चन का सेंस ऐसा है कि यहाँ पर आपको ये कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है. कंट्रोल लिखना कि इट कैन बी कंट्रोल्ड, एंड द सेकेंड थिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरनल फैक्टर, यू कैन राइट अबाउट इट. एंड मैं अभी आप लोगों को क्लास में बता रही हूँ कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को. बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट को कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, किस फैक्टर पे इंटरनल फैक्टर जो है वो बेस्ड है. तो इसमें लिखिए, सबसे पहला फैक्टर है वैल्यू सिस्टम. वैल्यू सिस्टम फर्स्ट फैक्टर. ये आपको मैं क्या लिखवा रही हूँ, डिटरमाइनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस. तो इंटरनल एनवायरनमेंट जो है यहाँ पर बिजनेस का, उसके कुछ फैक्टर्स हैं, 7 फैक्टर्स हैं, वो मैं लिखवा रही हूँ. उसको लिखिए ध्यान से. लिखिए फर्स्ट लिखिए 7 फैक्टर्स ऑफ डिटरमाइनिंग इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस में पहला लिखिए वैल्यू सिस्टम. द फर्स्ट पॉइंट इज वैल्यू सिस्टम. फर्स्ट वन इज वैल्यू सिस्टम, ठीक है. वैल्यू सिस्टम का मतलब क्या हुआ आपका, जो वैल्यू सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का, वो टोटली बेस्ड होता है इथिकल बिलीव्स में, गाइड में, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है. आपके मतलब द ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करने के लिए हमें एथिकल वैल्यूज की जरूरत है, हमें मोरल और प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है. सो होल ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली वर्किंग ऑन द वैल्यू सिस्टम, ठीक है. सो ये आपके एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा इंटरनल फैक्टर एनवायरनमेंट का, इंटरनल एनवायरनमेंट का वैल्यू सिस्टम, ठीक है. जो वैल्यू सिस्टम है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या बताता है. सो वैल्यू सिस्टम ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइनिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल विद देयर एम्प्लॉइज एंड द कस्टमर्स, ठीक है. यानी कस्टमर्स के साथ और आपके एम्प्लॉइज के साथ किस तरीके का जो बिहेवियर है जो सुटेबल है, ठीक है. एक मिनट. ओके. So, so I guess this question is clear. इसका मतलब क्या, वो first point, that is value system. So value system is totally dependent upon the business ethics, what the company is following, and because of this business
business ethics, the company is able to behave with the employees in the proper way. Okay, so the first determining factor of the internal environment, that is value system. I guess this point is clear to all of you. Yes, ma'am. Okay. Next one is इसी में आगे आप लिख सकते हैं mission and objective. See, every business organization have some mission and they have objective. They are goal oriented, right? And the goal can be for the short term as well as that is for the long term, right? अब यहाँ पर जो भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं फर्म्स के, जो भी हम किस चीज के लिए रखते हैं, व्हाई वी आर बेसिकली सेटिंग द ऑब्जेक्टिव फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट एंड फॉर द सर्वाइवल, राइट? कि हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करे, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म तक चले. सो दिस इज द रीजन बिहाइंड सेटिंग द ऑब्जेक्टिव एंड मिशन. For what? For our business organization. Mission जो है, that is basically describe about the purpose, that why the organization is running and why the organization is working, right? This is what the objective, what is the meaning of objective here? Objective is for the long term, हम जो business का goal रखते हैं उसको अचीव करें, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सर्वाइवल के लिए वी आर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, वी हैव ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट. And the second one is like mission. Why we are setting, what is the main work of the mission? Mission is basically providing the purpose that why we are running the business. What is the reason behind this business? Okay, what is the reason behind its existence? Okay, so the mission and objective of the business is also one of the determinant for what? For the internal environment. What kind of organizational structure you have, like what kind of organizational structure? It means like you are running a partnership firm, you are running a sole proprietorship firm, you are running a company, you are running a Hindu undivided family. What kind of business you are indulged in? So here the organizational structure जो है वो आपके किस किस चीजों को बताता है? It is basically telling you about the structure of the business as well as the composition of the directors, the number of employees, how many independent and dependent directors you have, shareholding pattern, each and everything is described under the organization structure, right? Okay, so board of directors के बारे में बताएगा कि आपके पास independent directors कितने हैं, dependent directors कौन है, shareholders कितने हैं आपके, आपका business organization का nature क्या है, किस type का है. So all these things comes under the organization structure. Next one is ये सारे इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, कि ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं जो आपके इंटरनल फैक्टर्स से रिलेटेड हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज कॉर्पोरेट कल्चर. सो कॉर्पोरेट कल्चर, इट मीन्स दैट व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम यू हैव, राइट? लाइक यू हैव अ टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट. How the operation is going on in your organization, what are the ways and who are the superior, who are the subordinates. ठीक है. So the corporate cultures basically that is developed by the top managers or the top management, like the CEO. ठीक है, जो कंपनी के CEO हैं, फाउंडर्स हैं, they are able to maintain that corporate culture, like how the people have to work in the organization. ठीक है. What is the environment of the organization? What is the working environment? How much you are allowing the people or employees to contribute or give advice, or how much they are feel free when they are working in the organization. So that is all described under the culture. ठीक है. How the things are following. तो ये सारी चीजें आपके आ जाएंगी corporate culture में. Next one is quality of human resources, like what kind of employees you have. See, what I earlier told you, that if there are a top level jobs, या फिर बोल सकते हैं the designation that is especially like managers हो गए. Managers का क्या level है? They are comes under the middle level. ठीक है. और उनका जो designation है, they always require the experienced people, the expertise, the knowledgeable people, right? And in that particular area. So in that situation, the quality of the human resource, what we are here, we are going to understand at what kind of people are required in the organization, what kind of people you have in the organization, right?
So human resources, why they are required? Because they are the part of the internal environment, the changes, requirement, and अगर कोई भी lack होता है आपके employees को select करने में, तो that is going to affect the whole business. So employees are totally differ from each other. That is, there is a no surety. Yes, in the professional work, the work whatever they are doing, that can be the similar हो सकता है वो, लेकिन the nature and the behavior of each and every employees are different, right? So we have to very much careful, as well as when we are selecting the people, what we need to see, we need to check the skill, we need to check the capabilities, we need to basically understand about the attitude, and we have to also concern toward the commitment, right? So these things are required, and these things comes under the quality of the human resources. ठीक है, next one is labor unions, and what is labor union here? So labor union is, union क्या होता है पहले तो, that is a संघ जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है. So यहाँ पर जो unions बनाए जाते हैं, that is for the bargaining with the top managers और with the top management, ठीक है. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बाटा, जो आप यहाँ पर कुर्जी मोड़ के पास से अगर कोई भी आसपास यहाँ पर रहते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ बाटा का भी अपना लेबर यूनियन है ना. सो हियर द लेबर यूनियंस का मतलब होता है जो वर्कर्स हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, खास करके जो आपके फ्लोर लेवल पे जो वर्क करते हैं, वो टॉप मैनेजमेंट से बार्गेन करने के लिए. क्यों बार्गेन करते हैं वो? बिकॉज ऑफ देयर आर सो मेनी सिचुएशन लाइक एक्सप्लॉयटेशन कैन बी पॉसिबल विद देम, है ना. उनको ओवरवर्क करवाया जा सकता है, उनके पैसे रखे जा सकते हैं, तो उनके साथ बार्गेन करने के लिए हमेशा आप एक यूनियन बना लेते हैं, एक यूनिटी एक फॉर्म कर लेते हो जहां पर आप अपनी बात को रख पाते हो, ठीक है. सो लेबर यूनियंस, दे आर आल्सो अफेक्टिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट. उसके अलावा फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज. सो फिजिकल रिसोर्सेज हो, इट इज रिलेटेड विद द प्लांट्स एंड इक्विपमेंट यू हैव. सो दीज थिंग्स आर आल्सो somehow reason for affecting the internal environment. So these are the determinant. ये सारे determinant है किस चीज के? आपके ये सारे factor determinants हैं आपके internal environment के. If the question can be asked from the internal environment, you have to write about the customers, about the employees, about the shareholders, suppliers. You can write about all these things, and even you can write about the determining factor which is affecting the internal business. ठीक है, तो ये सारे points भी अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो. तो I guess this point is clear to all of you. What are the various points that is clear? Value system, business ethics, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, दीज आर द गाइडिंग टर्म्स ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट. एक तरीके समझिए कि ये गाइड करता है इंटरनल एनवायरनमेंट को. मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसके अलावा आपका कॉर्पोरेट कल्चर, ट्रेड यूनियन, क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस, as well as physical resources and technological capability, what that is present in your organization, what kind of physical resources and technological capabilities you have, that is basically affecting the internal environment. So I guess this point is clear to all of you. Yes, ma'am. Clear हो गया? बाकी बच्चे, for the next question, what is that question? After that, we are going to understand, we are going to discuss about 2018 question paper. Okay, so the next question is, what factor shows that the freedom of private enterprises is greatest in the free market economy? सबसे पहला जो question आता है, what is free economy, free market economy क्या होता है? तो तुम लोग ध्यान से सुनना. जो capitalist economy है ना, capitalist economy पता है ना, वो आपका फ्री मार्केट इकोनॉमी एक तरीके से, जहां पर प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट एंटरप्राइजेस अवेलेबल है. मिक्स्ड इकोनॉमी भी जो समहाउ आपके फ्री इकोनॉमी का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस अवेलेबल है, राइट. एक मिनट. ओके, सो फ्री इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पर प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को ग्रोथ करने का पूरा मौका मिले, ठीक है. तो यहां पर बोला जा रहा है कि ऐसा क्या फैक्टर है जो दिखाता है कि जो आपका प्राइवेट एंटरप्राइज है उसको बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलता है आपके फ्री मार्केट इकोनॉमी में. तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, लिख लीजिए. यहां पर देयर आर सम पॉइंट्स विच यू ऑल हैव टू राइट. लिखिए, व्हाट आर दोस थिंग्स?
अब फ्री मार्केट इकोनॉमी है ना, उसका भी मैं कुछ पॉइंट लिखवा दूंगी आपको, ठीक है, लिखिए। राइट, व्हाट आर द फैक्टर्स विच शोज द फ्रीडम जो है वो आपके फ्री मार्केट इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है। पहला रीजन है, लिखिए, पहला द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट फीचर ऑफ दिस इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो आपका लेबर, क्या क्या होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। वेरी गुड, सो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। सो आपका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐसे लेबर, लैंड और कैपिटल जो है आर प्राइवेटली ओन्ड। पहली बात, जब आपका प्राइवेट इंटरप्राइजेस है तो सोशलिस्ट इकोनॉमी वाला सिचुएशन नहीं होगा जहां सब कुछ गवर्नमेंट ओन्ड होगा। यहां पर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, लेबर, लैंड एंड कैपिटल आर प्राइवेटली ओन्ड, and production occurs at the initiative, and the production occurs at the initiative of private enterprises, यानी कि क्या फैक्टर दिखाता है? तो सबसे पहला फैक्टर है कि भाई जो भी आपका प्रोडक्शन सिस्टम, यहाँ पर जो भी आप लैंड, कैपिटल, जो भी चीजें हैं वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस पर्सनली उसको ओन करते हैं, ठीक है। सो दे हैव ओन्ड, मतलब वो प्राइवेटली इसको ओन करते हैं। और प्रोडक्शन जो भी होता है, इट इज नॉट अकॉर्डिंग और इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, बट इट इज बेसिकली इनिशिएटेड बाय द प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ठीक है। सो व्हाट यू कैन राइट हियर, दैट the factors of production, labor, land, capital are privately owned and production occurs at the initiative of the private sector, यानी कि जो इनिशिएटिव है ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा खुद लिया जाता है, ठीक है। तो पहला तो ये बेनिफिट हुआ कि भाई प्राइवेट इंटरप्राइजेस खुद से कंट्रोल करता है, सब कुछ ओन करता है। सेकेंड लिखिए, इनकम इज रिसीव्ड। आगे सेकेंड पॉइंट लिखिए, इसको सपोर्ट करने के लिए इसका फैक्टर लिखिए, income is received in monetary form by the sales of services of the factor of production. Income is received in monetary form by the sales of services of the factor of production and from the profit of private enterprises, ठीक है। तो यहां जो भी इनकम रिसीव हो रहा है प्राइवेट एंटरप्राइज को, चाहे वो सर्विस को सेल करके हो रहा हो, चाहे प्रोडक्शन जो भी प्रोडक्ट कर रहे हैं उसको सेल करके हो रहा हो, उस सारा प्रॉफिट जो है वो ओन होगा आपके प्राइवेट एंटरप्राइजेस के द्वारा, ठीक है। दैट विल बी फ्रॉम द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। जो भी पैसा प्रोडक्शन में लगाएंगे वो भी वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस खुद लगाएगा, खुद से प्रोडक्शन सिस्टम जो भी उसके कंपनी इंडस्ट्री में चल रहा है वो खुद से उसको देखेगा, खुद से कंट्रोल करेगा। लेकिन यस, देयर आर सम लॉज व्हिच the private enterprises have to follow in the country like India, but it's not about that, it is not a part of the free economy. So private enterprise अपने प्रॉफिट को अर्न खुद करेगा, अपने प्रॉफिट को प्रोडक्शन में लगाएगा, सर्विस में लगाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट वन लिखिए, members of the free market economy, have freedom of choice as consumption, occupation, saving, investment and concern. तो जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर, जितनी भी चीजें हैं आपके फ्री मार्केट इकोनॉमी में, आपका जो कंजप्शन होगा वो चॉइस है आपका, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से पैसा लगाइए, कमाइए, कंज्यूम कीजिए, उसके बाद आप सेविंग कीजिए, कोई भी जॉब कीजिए। तो फ्री इकोनॉमी में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। सो इन इंडिया इवन देयर इज अ फ्री इकोनॉमी, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, वी कैन डू एनी जॉब, राइट, वी कैन सेव मनी, we can do the investment, there is no restrictions regarding to that, true।
But rules and policies are always there, but it doesn't mean that India don't have a free economy. So free economy में आपके जो private enterprises होते हैं उनको बहुत ज्यादा छूट मिलती है, ठीक है। अगर वो चाहे अपना प्राइवेट उनका ओन कर सकते हैं, वो अपने बिजनेस को प्राइवेटली रन कर सकते हैं, बिजनेस को प्रॉफिट अपना अर्न कर सकते हैं आराम से। जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं फ्री इकोनॉमी के, आराम से वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कंजप्शन कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस रिलेटेड विद दैट। आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके, What is the feature of the free economy? अगर फ्री इकोनॉमी आया ही है तो सुन लो एक बार फ्री इकोनॉमी क्या होता है। तो फ्री इकोनॉमी में क्या क्या चीजें होती हैं? यस अनीशा? मैम लास्ट पॉइंट एक बार बोल दीजिए ना फिर से। मेंबर्स ऑफ द फ्री मार्केट इकोनॉमी, उसके बाद मेंबर्स ऑफ द फ्री मार्केट इकोनॉमी हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस, हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस, हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस, ठीक है। In consumption, occupation, saving, investment, यानी कि कोई आपको कुछ रोके टोकेगा नहीं। आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, आप अपना पर्सनल डिसीजन ले सकते हैं फ्री इकोनॉमी में, एज अ मेंबर, एज अ कंज्यूमर, एज अ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? यस मैम। That economy is not controlled by the government here. The economy is basically totally based on the different factors. Clear हो गई बात ना? Private, public, everyone is working here. Even the entrepreneurs are also working here. Clear हो गई बात? समझ में आया? Okay, so the question, अगर हम लोगों ने फ्री इकोनॉमी पढ़ ही लिया है तो इसका थोड़ा सा लिख लीजिए कि फीचर्स क्या होते हैं फ्री इकोनॉमी का। फ्री इकोनॉमी का फीचर लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखिए प्रॉपर्टी राइट्स। फर्स्ट लिखिए फीचर फ्री इकोनॉमी का। फ्री इकोनॉमी का पहला फीचर लिखिए प्रॉपर्टी राइट। प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। तो प्रॉपर्टी राइट के तहत अगर मान लीजिए कल को अनीशा ने एक जमीन खरीदा तो ये गवर्नमेंट ओन नहीं कर लेगी उस जमीन को। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? So if you will purchase the property, it will be your only and it will go to your here, है ना। आपके जो भी आगे वंशज होंगे वो उसको जाएगा। गवर्नमेंट विल नेवर ओन दूस प्रॉपर्टी। क्लियर हो गई बात? प्रॉपर्टी राइट है वो सोशल इंस्टीट्यूशन है। सोशल इंस्टीट्यूशन यानी सामाजिक तौर पे उसके बारे में डिसीजन लिया जाता है। यस, बट देयर आर सम लैंड which is under control of the government in the mixed economy because of the reason of protecting the people. Like industrialist, जब हमने इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा था तो बताया था ना कि जो भी बहुत ज्यादा हाईली पोल्यूटेड एरियाज होते हैं या इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, वहां आसपास घर नहीं होते, वहां पर उनके लिए रिस्ट्रिक्ट किया जाता है एरियाज, तो यहाँ पर वो इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं ना। सो लेकिन अगर बात किया जाए प्रॉपर्टी राइट का, तो कोई भी इंडिविजुअल अगर पर्सन या कोई भी कंपनी या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल अगर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या बाय करते हैं, सो दैट प्रॉपर्टी विल बिलोंग टू ओनली दूस पीपल, दैट इज नॉट गोइंग टू द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट हैव नो कंट्रोल ओवर इट। ठीक है, जो भी रियल प्रॉपर्टी है जैसे आपका लैंड, बिल्डिंग, ड्यूरेबल एटसेट्रा, प्लांट, कैपिटल, कुछ भी, दैट विल बी योर ओन प्रॉपर्टी। ठीक है, इंडिविजुअल जो है वो अपना फर्म जो है वो प्राइवेटली ओन कर सकता है। रियल प्रॉपर्टी में आपकी सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे लैंड होगा, बिल्डिंग होगा, ड्यूरेबल गुड्स होगा, प्लांट होगा, कैपिटल, इक्विपमेंट, सब कुछ। फाइनेंशियल प्रॉपर्टी तक में भी आपके गवर्नमेंट का कोई राइट नहीं। अगर आप शेयर्स खरीदो, बॉन्ड खरीदो, बैंक डिपॉजिट करो, मनी घर पे रखो, नो वन इज, द गवर्नमेंट हैव नो राइट ओवर इट। ठीक है, हाँ, लेकिन टैक्स को बचा के टैक्स इवेजन करोगे तब भले गवर्नमेंट आ जाएगी लेने टैक्स। आ रही है बात समझ में? प्रत्यय आई बात समझ में? यस मैम। यस, क्या बोला मैंने? सेकंड पॉइंट मैं बताती हूँ, मुझे पता था कि तुम नहीं सुन रहे हो। यस मैम। हाँ, तो मैंने वही बताया कि रियल प्रॉपर्टी यानी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, आपके गुड्स कुछ भी अगर है तो वो आपका ही खुद का होगा अगर आप परचेज करते हो, अगर आपने ट्रांजेक्शन किया, आपने पैसा दिया। फाइनेंशियल अगर कोई सिक्योरिटी जैसे शेयर्स, बॉन्ड, मनी आप बैंक में डिपॉजिट करो, मनी आप घर पे रखो, किसी भी चीज पे गवर्नमेंट का कोई राइट नहीं है अगर वो आपसे बिलोंग करता है तो। लेकिन हाँ, अगर गवर्नमेंट से बिलोंग करता है, जैसे टैक्स गवर्नमेंट से बिलोंग करता है और टैक्स को बचा के घर पे रख लोगे, टैक्स के पैसे को,
पेटी में करके, तो फिर पक्का गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर कर देगी। ठीक है, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब समझते हो कोई भी, एनी वन ऑफ यू? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, पता है सबको? इंटेलेक्चुअल नो प्रॉपर्टी, मैम। टर्न ऑन योर कैमरा एवरीवन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है बेटा, जब आप अपने ब्रेन और इनोवेटिव माइंड को यूज करके कोई चीज क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रत्यय ने एक किताब लिखा, लिख सकते हो ना प्रत्यय? यू कैन राइट बुक यस मैम। डेफिनेटली। अब वो क्रिएटिविटी पूरा प्रत्यय का था, तो प्रत्यय की वो पूरी क्रिएटिविटी का जो श्रेय है, वो क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? प्रत्यय को मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए, प्रत्यय को, या फिर दूसरे पर्सन को तो नहीं मिलेगा। सो दैट क्रेडिट विल गोज टू द प्रत्यय ओनली। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज रिलेटेड विद दैट व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिविटी विच इज रिलेटेड विथ योर माइंड एंड ब्रेन। जैसे अगर आपने कोई किताब लिखा, आपने कोई म्यूजिक बनाया, ये सब चीजों पे कॉपीराइट होती है, आप लोगों को पता होगा शायद, है ना? यस मैम। अगर आप कोई मशीनरी बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, पेटेंट राइट उस पे लगता है। तो यहाँ पर जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी होगी, अगर आपकी एफर्ट लगी है, चाहे वो बुक लिखा हो, ऑडियो वीडियो मटेरियल हो, कंप्यूटर प्रोग्राम हो, वो सिर्फ प्राइवेटली ओन पर्सन करेगा जिससे वो बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये सारी के सारी प्रॉपर्टी फ्री इकोनॉमी में प्रॉपर्टी राइट्स इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल जो भी इससे रिलेटेड होंगे उनके पास होगा, ना कि दैट इज गोइंग टू ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट एंड अदर पर्सन। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपके पास और भी बहुत सारे राइट है यहाँ पर आपके ऊपर। प्राइवेट प्रॉपर्टी आप अपना रख सकते हो। फ्रीडम है प्राइवेट इंटरप्राइजेस को, बहुत ज्यादा फ्रीडम है इंटरप्राइजेस को किस चीज में? कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो एंगेज हो सकता है, यस, but some economic activity which required the license, so that is a different exceptional cases. but in word हम कह सकते हैं कि आप कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट कीजिए, कोई भी ऑक्यूपेशन कीजिए, ट्रेड कीजिए, कंपनी ओपन कीजिए, आराम से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो फ्रीडम है आपकी प्राइवेट इंटरप्राइजेस को भी। प्रॉफिट एंड प्राइसेस इंसेंटिव की अगर हम बात करें, तो कोई भी इंडिविजुअल वुड वर्क एंड सेव if adequate incentive is not provided, wages or interest respectively। आप कोई भी पैसा कमाइए, आपके बिलोंग करेगा। अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है प्रॉपर, तो आप उस पर केस कर सकते हैं, सू कर सकते हैं उस पर्सन को, लेकिन आपका जो पैसा, प्रॉफिट, प्राइस जो भी है, वो उसी पर्सन से रिलेटेड होगा। अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है तो पैसा कंपनी से रिलेटेड, अगर कोई सामान खरीद रही हूँ तो मेरे से रिलेटेड। तो प्रॉफिट एंड प्राइस इंसेंटिव एंड इंफॉर्मेशन। उसके अलावा आपका, ऐसे तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, बस यही सारे आपके फ्री इकोनॉमी के फीचर्स हैं कि आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट, प्राइवेट इंटरप्राइजेस को राइट है, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स है आपके पास मनी बोल सकते हैं ना कि प्राइस एंड इंसेंटिव राइट है, फ्रीडम है आपके प्राइवेट इंटरप्राइजेस को, आपके पास प्रॉफिट एंड प्राइस इंसेंटिव और इंफॉर्मेशन का राइट है। Okay, I guess this point is clear to all of you. What is the meaning of free economy? Yes, ma'am. क्लियर हो गया ना फ्री इकोनॉमी क्या होता है? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नया 2018 का क्वेश्चन पेपर। So I am sharing the screen. Just wait for a minute. I am just sharing the screen. Yes, Harsh. मैम, हम लोग किस इकोनॉमी को मतलब सबसे बेटर इकोनॉमी मान सकते हैं? मिक्स्ड देखो, इकोनॉमी है? इट्स मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल, अभी भी गवर्नमेंट भी इंटरप्राइजेस है ना, यहाँ पर गवर्नमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आज भी रेलवेज गवर्नमेंट के अंडर में आता है ना। सो दैट्स वाई इंडिया का मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी भी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं रहेगा तो इंडिया जैसे कंट्री में मोनोपोली बहुत जल्दी क्रिएट हो जाएगा किसी प्राइवेट का, और अगर प्राइवेट इंटरप्राइजेस की मोनोपोली स्टार्ट हो गई तो कुछ ही सिर्फ लोगों के बीच में आपकी पूरी कंट्री का वेल्थ रहेगा। आ रही है बात समझ में? सो अगर मैं बोलूं परफेक्टली तो मिक्स्ड इकोनॉमी ज्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली टू सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बिकॉज इन द सिचुएशन ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इवन वी हैव नो मींस द गवर्नमेंट हैव नो राइट टू इंटरफेयर। आ रही है बात समझ में? मतलब गवर्नमेंट का कुछ है ही नहीं, अपना ओन नहीं करता है गवर्नमेंट। सो इसी वजह से आई कैन टेल यू दैट द mixed economy is the better one, where there is a balanced way of both thing will be work.
क्लियर हो गई बात? यस मैम। ओके, चलिए, सो यू ऑल आर एबल टू सी द क्वेश्चन पेपर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so Yes, everyone, हाँ. So first question is structural or mismatch unemployment arises. अच्छा, यहां से ये टॉपिक जो आया स्ट्रक्चरल एंड मिसमैच अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ आप लोगों को, कुछ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी करवा देती हूँ, ठीक है? सो जो सबसे फर्स्ट थिंग है आपका स्ट्रक्चरल और मिसमैच अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस जो है, दरवाजा लगा के जाइएगा, ठीक है? पहला जो आपका यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल और मिसमैच अनएम्प्लॉयमेंट अराइज किस चीज से होता है, तो इसका आंसर जो होगा दैट विल बी 4, ठीक है? When people find themselves temporarily between the job in the labor market, this is not the answer. जो स्ट्रक्चरल और मिसमैच अनएम्प्लॉयमेंट है उसका मतलब है कि जो लेबर है वो रिलीज हो जाते हैं डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री से, डज नॉट हैव अ स्किल रिक्वायर्ड टू फिल, यानी कि जब आपके इंटरप्राइजेस में जो स्किल की रिक्वायरमेंट है जब वो आपको नहीं मिल रहा है, मान लीजिए कि मैं टीचर हूं, मुझे टीचिंग की जॉब नहीं मिल रही है, तो ऐसे सिचुएशन में आई विल कंसिडर अंडर द स्ट्रक्चरल और मिसमैच अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज इफ द पर्सन इज स्पेशलाइज्ड इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेक्टर, जैसे मैं टीचिंग सेक्टर में हूं, मेरा स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग है, so no doubt if I will not able to get the job in the marketing, maybe there is an option of the mathematics teacher, maybe there is an option of the HRM teachers, लेकिन if there is a no option or there is a no vacancies of the marketing, तो उसको हम कहते हैं structural unemployment या फिर mismatch unemployment, यानी कि जो आपकी स्किल है उस हिसाब से जब आपको जॉब नहीं मिलती है। तो आई बात समझ में? Yes, ma'am. So the answer will be 4th one. जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? आपका आंसर होगा इसमें 4th, ठीक है? 4th आंसर होगा आपका। क्लियर है? क्लियर? Yes, ma'am. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? अच्छा, कुछ लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट वो लगता है कि जो लोग इलिटरेट हैं दे आर अनएम्प्लॉयड। नो, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप स्किल्ड है, आपके पास एलिजिबिलिटी है, आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन आपको मार्केट में जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है? जैसे कि हम लोग बोलते हैं ग्रेजुएट होने के बाद पर्सन अनएम्प्लॉयड तब है क्योंकि वो ग्रेजुएशन है तो बहुत सारे एग्जामिनेशन और बहुत सारे जॉब के लिए वो एलिजिबल है, लेकिन तब भी उसको जॉब नहीं मिल रहा है और वो जॉब ढूंढ रहा है, यानी उसको जॉब करने की इच्छा है, वो जॉब ढूंढ रहा है, लेकिन उसको जॉब नहीं मार्केट में मिल रहा है, तो दैट इज कंसिडर्ड अंडर द अनएम्प्लॉयमेंट। आवर मदर इज नॉट कंसिडर्ड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट इफ शी इज अ होम मेकर। आई बात समझ में? द पर्सन हु इज विलिंग टू गेट द जॉब and if the person is eligible to get the job and he or she is not able to get the job, that is the situation of the unemployment. Clear हो गई बात? समझ में आया एवरीवन? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ढूंढ रहे हैं नहीं मिल रहा है जॉब, स्किल्ड है नहीं मिल रहा है जॉब, ठीक है? सो पर्सन जो है वो क्या करते हैं, वो वेट करते हैं जॉब के लिए, और वो जो टाइम पीरियड होता है, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने ग्रेजुएशन किया और 1 साल तक वो जॉब ढूंढ रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रहा है, तो उसको हम कहेंगे बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, वो क्या क्या टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है मैं बताती हूँ। सबसे पहला स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो मैंने बता ही दिया कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब किसी वर्कर के पास स्किल किसी और चीज का हो और जब मार्केट में जॉब का डिमांड किसी और चीज का हो, और ये चीज अभी बहुत ज्यादा इंडिया में है, मैं तुम लोग को बता देती हूँ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर में डिमांड एक्सेसिव बढ़ गया है और कहीं उसके हिसाब से बहुत लोग का क्वालिफिकेशन उसमें नहीं है, तो कहीं वो डिमांड जो है उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास रिसोर्स नहीं है। क्लियर हो गई बात? आई बात समझ में? सो द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यही है कि जब आपके स्किल जो है वर्कर के वो आपके डिमांडेड जॉब के साथ मैच ना करे, और ये तब होता है, बताती हूँ कब होता है, कई बार ये होता है जब वर्कर्स आर अवेलेबल बट आर अनेबल टू रीच द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ जॉब। और ये भी एक सिचुएशन है, इसमें 2 सिचुएशन की बात हो रही है, एक तो स्किल के साथ मैच नहीं हो रहा है, दूसरा जो लोकेशन उनको प्रोवाइड किया जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उन तक पहुंचने के लिए। अब मान लीजिए एक पर्सन है जो रह रहा है आपका दिल्ली में, ठीक है, उसको जॉब लग जाएगा मिजोरम में, तो उसके लिए जो डिस्टेंस मैटर करेगा, और जो मिजोरम पूरा एरिया दैट इज टोटली डिफरेंट, दैट इज अ हिली एरिया, द ज्योग्राफिकल डिफिकल्टीज आर देयर।
So in that situation, the person is not able to relocate himself in that area. So that also considered under the structural unemployment. Clear हो गई बात, समझ में आया? Yes, ma'am. पहला कंडीशन, जो जॉब मिल रहा है वो हमारे मैच स्किल के साथ मैच नहीं कर रहा है, या फिर हमें जो चाहिए जॉब वो मिल नहीं रहा है, ठीक है, दूसरे जॉब्स अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी इज देयर बट जॉब मैच नहीं कर रहा है। या दूसरा कंडीशन, जॉब मिल रहा है लेकिन वो इस एरिया में मिल रहा है जहां पर रिलोकेट करना इज वेरी मच डिफिकल्ट, ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन में रिलोकेशन का रीजन कई बार आपके ज्योग्राफिकल हिंड्रेंसेस हो सकते हैं, ज्योग्राफिकल रीजन हो सकता, ज्योग्राफिकल एरिया हो सकता है, और कई बार आपका कुछ और भी रीजन हो सकता है। जैसे अगर आपको इंटरनेशनल किसी दूसरे कंट्री में जाना है, जैसे मान लीजिए आपकी जॉब चाइना में लग गई लेकिन आपकी वीजा ही नहीं लग रही है चाइना के लिए, तो आप जाओगे कैसे? सो रिलोकेशन में दिक्कत होना, तो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? क्लियर? Two condition what I said for the structural unemployment. Okay. Next one is frictional unemployment. अच्छा, frictional unemployment क्या होता है मैं बताती हूँ। Frictional unemployment वो situation है जहां पर workers who are between the job and they are basically ready to quit. एक मिनट, तुम लोग सोचो, मैं मान लो जॉब कर रही हूँ, मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। If I am doing job and I will leave the job or I will give the notice period, ठीक है, एंड द टाइम जो दूसरे जॉब को ढूंढने में मुझे लगेगा, या तो मैंने जॉब ढूंढ रखा है और मैंने 2 महीने का नोटिस पीरियड सर्व किया और मैंने ज्वाइन किया, तो मैं अनएम्प्लॉयड एक दिन के लिए भी नहीं रही, लेकिन मैंने जॉब क्विट किया और मैंने 3 महीने तक जॉब हंट मतलब जॉब सर्च किया, 3 महीने के बाद मुझे जॉब मिली। सो द पीरियड ऑफ 2 जॉब्स, यानी एक जो जॉब आप कर रहे थे और दूसरा जॉब जिसके लिए आपने जॉब छोड़ा कि आपको दूसरा जॉब मिले, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है ना, दैट इज नोन एज, उस टाइम पे जब आप बेरोजगार बैठे होते हैं तो उसको कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? एवरीवन? Yes, ma'am. I am not teaching 3 or 5 students, I am teaching everyone, I am asking from everyone. This point is clear to all of you? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यही होता है जब आप कोई जॉब को क्विट करते हो या आपको जॉब से निकाल दिया जाता है और उसके बाद आप जब दूसरे जॉब को ढूंढने में जो टाइम देते हो और उस समय जब वो बेरोजगार बैठे होते हो, तो उस जॉब को, उस सिचुएशन को, उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि रिसेशन होता है, हम लोग 6 महीने तक बैठे हैं लेकिन हमें जॉब नहीं मिल रही एक जॉब छोड़ने के बाद, ठीक है, तो 6 मंथ के लिए वो पर्सन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। उसके अलावा एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली इन द रूरल एरियाज, दैट इज वेरी मच फेमस। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब आप एक सीजन में जॉब कर रहे हैं, आपके पास एक सीजन में काम है और दूसरे सीजन में आपके पास काम नहीं है, खास करके जो एग्रीकल्चर में जो डिपेंडेंट होते हैं उनके पास एक सीजन में तो बहुत काम होता है और एक सीजन में उनके पास काम नहीं होता है, ठीक है। एक और भी चीज सीजनल एम्प्लॉयमेंट में आएगी, आपकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में आएगी, जैसे कि मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि द पीपल, द आर्किटेक्ट्स, नॉट आर्किटेक्ट्स, जो शिल्पकार होते हैं उनको क्या बोलते हैं? द पीपल हु आर बेसिकली इन द आर्टिफैक्ट्स वगैरह में, जो आप बोल सकते हैं ना, जो डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, जो मूर्तियां बनाते हैं, ठीक है, तो उनके साथ भी यही सिचुएशन है कि जब कोई ओकेजन आने वाला, जैसे दुर्गा पूजा आने वाला है, तो उनकी मूर्ति वो बनाना शुरू करेंगे, प्रतिमा भगवान की बनाना शुरू करेंगे, तो उनकी वो सेल होगी उस समय पे। कुछ टाइम तक कोई बीच में कोई ओकेजन नहीं है तो उनके पास कोई काम नहीं है, कोई सेल नहीं हो रहा है, कोई बहुत सारी चीजें है ना। सो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन when in one season you have job and in another season you are unemployed. आगे बस समझ में? Point is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, there is one more thing, that is voluntary unemployment. Voluntary का मतलब क्या होता है? Voluntary का मतलब क्या होता है? मैम खुद से जो जॉब नहीं करना चाहता। वेरी गुड। सो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वो वर्कर्स होते हैं जो खुद से जॉब को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और क्योंकि उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल कंपल्शन नहीं होता है, फाइनेंशियल कोई डिमांड नहीं होता है, उनके ऊपर कोई फैमिली डिपेंडेंट नहीं होती। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो जिसकी फैमिली बहुत ज्यादा ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत रिच है,
अब वैसे घर में बच्चों को जॉब इसलिए करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत एफ्लुएंट है, उनके पास पैसे की दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, खुद से जॉब छोड़ देते हैं और बैठ जाते हैं घर पे, क्योंकि फाइनेंशियली कोई कंपेल नहीं कर रहा है, फाइनेंशियली कोई फोर्स नहीं है आपके ऊपर। तो दे आर नोन एज द वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, वो अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग और ये सब चीज को कम भी नहीं करते हैं क्योंकि इनके पास पैसों की दिक्कत होती नहीं है। तो फाइनेंशियली दे आर वेरी मच स्ट्रांग, वेयर दे हैव अ फाइनेंशियली स्ट्रांग बैकग्राउंड, सो दे डोंट वर्क एंड दे आर डूइंग इट वॉलेंटरली। मतलब ऐसा नहीं कि उनको जॉब मिल नहीं रहा है, खुद से जॉब छोड़ देते हैं और अपना ऐसा डिसीजन ले लेते हैं। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। यस हर्ष। मैम वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में अगर जैसे कोई फैमिली है उसमें तीन चार मेंबर है, सब एजुकेटेड है और फैमिली का कोई बिजनेस है, तो उसी बिजनेस पे मतलब कोई जॉब नहीं कर रहा है, सब वो बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो जो और सारे मेंबर एम्प्लॉयड के रूप से माने जाएंगे या फिर उसमें से कुछ को अनएम्प्लॉयड भी माना जाएगा? अगर आप एक बिजनेस को रन कर रहे हो, ठीक है, एक सोल प्रोप्राइटर हो और अगर आप बिजनेस को रन कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो पर्सन उस बिजनेस को चला रहा है, जैसे एग्जांपल में अगर किसी के फादर बिजनेस को चला रहे हैं तो वो पर्सन एम्प्लॉयड होगा। लेकिन अगर उनके बच्चे हैं और उनकी अच्छी खासी एज है, एक आध दो दिन वो दुकान में बैठते हैं लेकिन वो संभाल नहीं रहे हैं, तो वो अनएम्प्लॉयड ही कहलाएगा। आई बात समझ में? यस मैम। क्लियर। अब एक होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये सिचुएशन होता है कि जहां रिक्वायरमेंट कितने ज्यादा लोगों की है और कितने ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यानी मान लीजिए जैसे अभी हर्ष ने क्वेश्चन किया कि भाई एक अगर बिजनेस है, उस बिजनेस में अगर 4 लोग हैं तो चारों लोग एम्प्लॉयड होंगे कि नहीं। अब वो बिजनेस टाइप क्या है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर को भी हम ले सकते हैं कि एग्रीकल्चर एक फील्ड है, एक बहुत छोटा एग्रीकल्चरल फील्ड है जिसमें मुश्किल से 2 लोग भी अगर हैं तो फार्मिंग हो सकता है, लेकिन उसमें 10 लोग जुड़े हुए हैं। तो जो 8 लोग एक्स्ट्रा है ना, उनको हम कहेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड। आई बात समझ में? हर्ष, ये तुम्हारे क्वेश्चन से रिलेटेड है कि अगर कोई बिजनेस में 2 ही लोगों की जरूरत है और उसमें 8 लोग लगे हुए हैं, तो वो जो बचे हुए दो के अलावा जो एक्स्ट्रा लोग है ना, वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में अनएम्प्लॉयड होंगे। वो मतलब वो कहने के लिए एम्प्लॉयड है बट वो एक्चुअल में अनएम्प्लॉयड है। आई बात समझ में? यस मैम। ओके, क्लियर हो गया सबको? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज क्लियर। मैं तुम लोग को ना एकदम अच्छे से सारी चीजें कराती जा रही हूँ ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो कभी भी क्वेश्चन अनएम्प्लॉयमेंट से आ जाए तो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स ने डेल कंप्यूटर को परचेज कर लिया तो ये किस टाइप का मर्जर होगा? कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, वर्टिकल मर्जर और हॉरिजेंटल मर्जर? कौन बताएगा मुझे? क्या आंसर होगा इसका? द आंसर विल बी हॉरिजेंटल मर्जर। हॉरिजेंटल मर्जर क्यों होगा बता देती हूँ। कॉन्ग्लोमरेट जो मर्जर है, इसमें अगर 2 बिजनेस बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, यानी कोई भी लिंक नहीं है उनका, और जब वो मर्ज कर जाते हैं तो दैट इज नोन एज कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। When there is a no link between the activities of both the business and they are merged together, that is a conglomerate merger. दोनों की एक्टिविटीज एकदम डिस्टिंक्ट है, ठीक है। वर्टिकल मर्जर का मतलब क्या होता है? वर्टिकल मर्जर, और यहां नहीं, पहले हॉरिजॉन्टल मर्जर सुन लो। जब दोनों के प्रोडक्ट, दोनों जो कंपनीज हैं बिल्कुल सेम है, एक टाइप के प्रोडक्ट में डील करिए, जैसे कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स और डेल कंप्यूटर्स, दोनों कंप्यूटर्स बेच रही हैं, तो दैट विल कम्स अंडर द हॉरिजॉन्टल मर्जर, ठीक है। वर्टिकल मर्जर में क्या होगा कि जब एक कंपनी दूसरे कंपनी से प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जैसे एक कंपनी दूसरे कंपनी के रॉ मटेरियल के लिए डिपेंडेंट है ना। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, वो कुछ सॉफ्टवेयर के पार्ट्स, हार्डवेयर प्रोवाइड कर रहा है और एक कंपनी असेंबल कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो इसको कहेंगे वर्टिकल मर्जर। आई बात समझ में? क्लियर? तीनों टाइप के मर्जर क्लियर हो गए? कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, बोथ एकदम डिस्टिंक्ट, वर्टिकल रिलेटेड विद द प्रोडक्ट रॉ मटेरियल ऑफ वन कंपनी, एक दूसरे कंपनी से रिलेटेड है। हॉरिजॉन्टल, जब दोनों सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रही है और दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाए, ठीक है। तो आंसर विल बी हॉरिजॉन्टल मर्जर। ओके,
D, productivity is measured by the growth in output of a firm, the growth in profit of a firm, total output, total input, total amount of investment in capital goods. क्या होगा आंसर? Total output by Total total. output divided by total input. वेरी गुड, टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट, क्योंकि अगर आपने टोटल इनपुट के हिसाब से आपका कितना आउटपुट हुआ है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बताएगा। अगर आपका टोटल इनपुट ज्यादा है और टोटल आउटपुट कम है तो आपका प्रोडक्टिविटी लो है। अगर टोटल इनपुट ज्यादा है और टोटल इनपुट कम है और टोटल आउटपुट ज्यादा है तो आपकी प्रोडक्टिविटी हाई है। क्लियर? इनपुट कम, आउटपुट ज्यादा, प्रोडक्टिविटी हाई, इनपुट ज्यादा, आउटपुट कम, प्रोडक्टिविटी लो। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? ओके। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ध्यान से स्क्रीन में देखिए। That big firms will always be more efficient than small ones. That big firms can always invest more than the small ones, so can spend more resources and development. Bigger economies will always perform better than small ones. That as market grows, businesses can adapt production technique to meet the increased demand and in the process lower average cost. What will be the answer? Fourth one, ma'am. Very good, very good. The answer of this will be fourth. जब हमारा बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाता है तब हम प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। जब हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हम जितना ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, क्योंकि हम इफिशिएंट बनते जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल रीच होगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट, यानी कम पैसे लगाकर ज्यादा इफिशिएंटली जब हम प्रोडक्शन करते हैं। तो आंसर विल बी फोर्थ वन। आई गेस एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर हो रहा है सबको? Yes, ma'am. Okay. Next question is, when one company absorbs the another, this is called as conglomerate limited general horizontal merger. What will be the answer of this? Raise your hand. What will be the answer of this? When one company absorbs the another. merger. Very good. Very good. The answer will be merger. The answer will be merger. Okay. Next question. Business that is owned and controlled by two or more people is cooperative, partnership, sole proprietorship, corporation. Partnership. Partnership. Very good. दो या दो से ज्यादा लोग हैं, ओन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, पार्टनरशिप। नेक्स्ट वन इज अ मर्जर बिटवीन कंपनीज। यस अनीशा? मैम, दो या दो से ज्यादा लोग तो कॉर्पोरेशन में भी तो होते हैं। नहीं, यहाँ पर कंट्रोल की बात की जा रही है, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड। ठीक है, तो कंपनी में एक पर्सन, मतलब कंट्रोलिंग कहाँ होता है? मतलब कंपनी तो अपना अलग चलती है, उनका बिजनेस एंटिटी बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, सो द आंसर विल बी द पार्टनरशिप, राइट? ओके, नेक्स्ट वन इज a merger between companies that produce the same good services is, मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन दो बार पूछ लिया इन्होंने। Horizontal combination। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन दिया है ना इन्होंने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। ये अगर आप नहीं भी पढ़ के जाओगे ना तो अपने आप भी थोड़ा सेंस लगाओगे तो आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवीजन ऑफ लेबर रेफर्स टू, डिवीजन ऑफ लेबर रेफर्स टू the difference in the skill level between the workers, that if the production can be broken down into specific tasks with worker specializing in each task, then productivity can be increased as each worker can become more efficient in their particular task. That there is a division between the worker business and its owners, that profit generated is important and business owners separate their labor force. What will be the answer of this? मैम, सेकंड वन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये नहीं है कि हम लोग डिवीजन कर दे रहे लेबर को और ओनर को, नहीं। वी आर डिवाइडिंग द वर्क एंड वी आर सेटिंग द पीपल फॉर द राइट जॉब, कि आप भाई ये काम कीजिए, आपके एरिया का ये काम है। ठीक है, सो डिवीजन ऑफ वर्क वी आर डूइंग फॉर गेटिंग द वर्क done in the efficient way, and we are basically utilizing the potential of each and every skilled people. ठीक है, स्किल्ड और अनस्किल्ड जो भी हैं, जो भी एरिया है उनका एक्सपीरियंस का, उसको वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज करे, पोटेंशियल दे, इफिशिएंसी बढ़ाए प्रोडक्शन का। इसीलिए वी आर डूइंग डिवीजन ऑफ वर्क। एंड अगर एक ही पर्सन पे हम सारा काम डाल देंगे, डिवीजन ऑफ लेबर अगर नहीं करेंगे, और एक लेबर जो है, जो आपका मान लीजिए शूज इंडस्ट्रीज में इंडल्ज है
और शूज बनाने में उसका मेन काम है लेस जो है वो बनाना, मान लीजिए उसको हमने दे दिया पेस्टिंग का काम, शूज को पेस्ट करने का, कर पाएगा क्या प्रॉपरली? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उसका नॉलेज अलग चीज में है उसी से रिलेटेड लेकिन अलग वर्क में है। तो डिवीजन ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड बिकॉज द प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज, ताकि वर्कर्स अपने पर्टिकुलर टास्क को इफिशिएंटली कर पाए। तो आंसर विल बी सेकंड। Okay, which of the technology below would be most associated with development of genetically modified organisms? Biotechnology. Very good. Biotechnology, information technology, appropriate technology, and nanotechnology. Here we are going to do in the next class about the types of technology क्या क्या है, वो भी मैं थोड़ा सा करवा दूंगी, ठीक है? Types of technology. ओके और इसके बाद ये अभी मैं नहीं कंप्लीट करा रही हूँ ताकि मेरा हम लोग का 10th वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी से हम लोग कल क्लास शुरू करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज इफ एज अ रिजल्ट ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अ कंपनी इज एबल टू डेवलप न्यू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। इफ अगर रिजल्ट में कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है, इफ एज अ रिजल्ट ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल चेंज a company is able to develop new methods of producing a product and thus improve the quality and reduce cost, this would be example of, क्या होगा इसका आंसर? Process innovation. What will be the answer of this? Product innovation. The answer will be product innovation. ठीक है, why the answer will be product innovation? Let me tell you कि अगर आपका टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, और कंपनी नए प्रोडक्ट को बना रही है, ठीक है, बना पा रही है नए प्रोडक्ट को इनोवेशन के साथ, और वो भी इसलिए क्यों, और इंप्रूव क्वालिटी के साथ, इसका मतलब प्रोडक्ट में हम चेंजेस लेकर आ रहे हैं। प्रोडक्ट इनोवेशन विल बी द आंसर ऑफ दिस, ठीक है। व्हाई दिस विल बी, आई विल इलैबोरेट इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, ma'am. Okay. Anyone have any doubt? No, ma'am. In the next class, we are going to complete about all these questions, that what is business ethics, corporate social responsibility तो कर ही लोगे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और उसके टाइप्स, थोड़ा सा टाइप्स करा दूंगी, लार्ज स्केल स्मॉल स्केल का ऐसे वर्बली बता दूंगी, सुन लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। और मैनेजर के बारे में भी ऐसे इन लोगों ने क्वेश्चन लिखा है कि मैनेजर क्या करता है, तो देखो मैं बताती हूँ, बिजनेस एनवायरनमेंट में मैनेजर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द एक्शन फॉर द बिजनेस in environment which is affecting or which is threat for the business, ठीक है। सो मैनेजर किस तरीके का रोल है उनका बिजनेस एनवायरनमेंट में, मैं वो बता दूंगी इसमें, ठीक है। चलिए, ओके, सो आई गेस द पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, यस अनीशा। यस मैम, आप डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो बताया उसमें कि कोई फैमिली का बिजनेस है और अगर कोई फादर ही है, उसके अगर कोई बेटा है, वो अगर बिजनेस को रन कर रहा है, अगर वो संभाल रहा है बिजनेस अच्छे तरीके से, तो वो इस केस में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगा। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वाला सिचुएशन तब रेज होगा जब आपके रिक्वायरमेंट से ज्यादा लोग उस पर्टिकुलर बिजनेस या उस वर्क में इन्वॉल्व है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया एग्रीकल्चरल फील्ड का, ठीक है, एक फील्ड है जिसमें 2 लोग बहुत ज्यादा हैं आपके एग्रीकल्चर की सारी एक्टिविटीज के लिए, बट द 8 other people are also engaged in that. It means the 2 people are required and 10 people are doing work in that. Then the 8 people, जो 8 लोग हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिकली जिनके बिना भी वो काम हो जाएगा, उन लोगों को हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में रखेंगे। ये एक तरीके का कहने के लिए एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो वाला सिनारियो है। आई बात समझ में? यस मैम, तो इस केस में वो फादर सन जो होंगे वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगा कि नहीं? इसको कह सकते हैं दोनों, अगर फादर है और एक मतलब फादर है और उनका बेटा है जो बिजनेस संभाल रहा है, तो यस दे आर एम्प्लॉयड, बट द सन इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा, क्योंकि सन का वो बिजनेस नहीं है। अगर उसके फादर के बाद उसको बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है तो यस, देन दैट पर्सन विल बी एम्प्लॉयड, बट दैट पर्सन इज ओनली एंगेज और संभाल रहा है बस, तो दैट पर्सन इज कम्स अंडर द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आई बात समझ में? यस मैम। हाँ, ओके, see you all in the next class. Anyone have any doubt? Okay, see you all in the next class. Thank you ma'am. Okay.